तो लास्ट हम डेटा के ऊपर काफी रिसर्च कर चुके थे, तो आज हमको स्टार्ट करना है व्हाट इज कॉल्ड एज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में आपको एक चार्ट मैंने दिखाया था जहां पे फूड प्रोडक्शन था या स्टूडेंट्स का डेटा था। तो जो चीज चेंज होती है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज वेरिएबल। तो वेरिएबल रेफर्स टू दैट फीचर विच कैन बी measured and expressed in numerical, that is quantitative terms, which can change its value for different items. तो आपने क्लास में बच्चों की हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सो कॉल्ड चार्ट बनाया। कैसे उसमें लिखा, ध्यान से सुनिएगा चलो। यहां पे आपने लिखा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स और यहां पे आपने लिखा उनका नंबर। सो मान लीजिए 4 फीट से 5 फीट, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और एक कैटेगरी 3 से 4 की बना दी। अब ये 3 से 4 फीट वाले 4 बच्चे हैं क्लास में, 4 से 5 फीट वाले 26, 5 से 6 फीट वाले 12, 6 से 7 वाले 2 और 7 से 8 वाला 1। 26 + 4 = 30, 42 एंड 3 कितने हुए? 45 स्टूडेंट्स हुए चिल्ड्रन। ये जो 45 बच्चे हैं आप इन्हें बोलेंगे व्हाट चिल्ड्रन? फ्रीक्वेंसी। और हाइट को आप क्या बोलेंगे? एक्स। तो इसको झटपट लिख लीजिए। अब इसमें से आप मेरे को बताएंगे कि वेरिएबल क्या है। सर ये जो है दिस वुड बी कॉल्ड एज वेरिएबल। कैन दिस बी कॉल्ड एज वेरिएबल? क्यों, ये भी तो चेंज हो रहा है। सर ये तो डिपेंड कर रहा है। हाँ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप दोनों को वेरिएबल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बदनाम का भी तो थोड़ा सा नाम है, नेगेटिव नाम है उसका। समझ में आ गया? बदनाम हुए तो क्या हो, थोड़ा सा नाम तो ही गया। तो ये जो है डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके ऊपर। तो यहाँ पे लिखा गया है वेरिएबल रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड। भाई हाइट कैन बी मेजर्ड, नंबर कैन बी मेजर्ड, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, दोनों को न्यूमेरिकल टर्म्स मेजर किया है। बट अगर यहां पे जैसे मैंने आपको इंडेक्स नंबर का एग्जांपल दिया था, क्लोथिंग, फुटवेयर, वो वेरिएबल नहीं था बिकॉज इट वाज नॉट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। उसके आगे जो मैंने प्राइसेस लिखे थे सिर्फ वही वेरिएबल थे। तो यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं वेरिएबल का। बट जब इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन आपको याद होगा, राइस, फुटवेयर, क्लोथिंग, ये सब मैंने लिखवाया था ना। तो जो राइस, फुटवेयर, क्लोथिंग है बच्चों, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल वो होगा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल। पापा, मम्मी, चाचा जी, चाची जी, दादाजी, दादी जी, ये वेरिएबल नहीं हो सकते। इनकी जो इनकम्स हैं दिस कुड बी वेरिएबल। MS धोनी, समझ में आ गया? क्रिस गेल, ये गेल, वो गेल, ये खेल, ये वेरिएबल नहीं है। इनका जो रन रेट होगा दिस कुड बी कॉल्ड एज वेरिएबल। समझ में आ गई बात? हाइट, वेट, एज, वॉल्यूम, इनकम, प्राइसेस, ये सब कुछ क्या हो सकते हैं चिल्ड्रन? वेरिएबल्स हो सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? पक्का? प्लीज पुट इट क्विकली इन योर कॉपीज। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? व्हाट इज अ वेरिएबल? चलिए, सो वेरिएबल कुड बी डिस्क्रीट ऑल्सो एंड इट कुड बी चिल्ड्रन कंटिन्यूअस ऑल्सो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीरीज का कंस्ट्रक्शन सिखाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याद है सबको सीरीज का कंस्ट्रक्शन बच्चों? यस सर। चलिए चलिए बच्चों, सो ड्यू अपॉलॉजीज फॉर द डिस्कनेक्ट चिल्ड्रन। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई कि वेरिएबल कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू, बट ये एक रेंज के अंदर होगा। सो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कुड बी 160 सेंटीमीटर, 160.2। ये डिस्क्रीट डेटा है। क्या है? डिस्क्रीट। बट ये जो 10-15 और 15-20 नजर आ रहा है चिल्ड्रन, दिस इज कंटिन्यूअस डेटा। व्हाट? कंटिन्यूअस डेटा। समझ गए? चलिए, सो बच्चों डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तो आप जानते हैं, इसलिए लिखने में टाइम मत वेस्ट करें अपना। अगली हेडिंग अपनी कॉपी में आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन और ये डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग न्यू डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो मान लीजिए कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है एंड यू आर द इंचार्ज ऑफ सर्टेन हाउस, और आपको बच्चों की हाइट और वेट कलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? तो ये जो हाइट और वेट आपने कलेक्ट किया ये रॉ डेटा है। बट जब आपने इसको अरेंज कर दिया चिल्ड्रन
then it is called as a classification of data. अगर आपने हर बच्चे की हाइट एक साथ लिखी तो ऊपर से लेके नीचे तक असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो उसे इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे. बट मान लीजिए कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल 5.5 फीट वाले 10 बच्चे हैं, 4.8 फीट वाले 12 बच्चे हैं. दिस टाइप ऑफ डेटा, ये हाइट हो गई और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट. 4 से 5 फीट, 5 से 6, 6 से 7, ये हैं आपके क्लास इंटरवल. और कितने बच्चे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2. दिस इज नोन एज ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन, जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है. गॉट इट? तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कंटिन्यूअस सिखाया था, दैट वाज एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. तो इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में झटपट लिख लें. सो ये एक अंकल जी की डेफिनेशन है, मन हो तो पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. एकदम सेम डेफिनेशन लिखी हुई है. समझ में आ गया व्हाट इज क्लासिफिकेशन? वैसे जो लास्ट लेक्चर में मैंने 40 बच्चों के इकोनॉमिक्स से मार्क्स आपको बताए थे, वो रॉ डेटा था. क्या था वो? रॉ डेटा. बट जब आपने उसको डिस्क्रीट, इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस में क्लासिफाई कर दिया तो इट इज कॉल्ड एज ग्रुप्ड. नहीं बोलते उसको क्लासिफिकेशन. ग्रुप्ड तभी होगा जब वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है. इंडिविजुअल सीरीज अगर तो वो ग्रुप्ड नहीं है, तब वो क्लासिफाइड है. गॉट इट? ध्यान से देखिएगा. अब यहाँ पे आपको मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु की पॉपुलेशन लिखनी है. तो एक तरफ आपने सिटीज का नाम लिखा और एक तरफ आपने पॉपुलेशन लिख दी. तो सिटीज का जो नाम होगा वो वेरिएबल नहीं होगा, बट पॉपुलेशन जो होगी वो वेरिएबल होगी. समझ में आई बात? पक्का? एक और एग्जांपल आपको दिखाया था कि कितनी क्लास में कितने टीचर्स जा रहे हैं, कितने बच्चे हैं. तो दोनों तरफ वहां पे नंबर्स थे, तो दैट वाज ऑल वेरिएबल. दैट वाज ऑल वेरिएबल. आपने कभी किसी के यूट्यूब चैनल पे एनालिटिक्स देखा है बच्चों? एनालिटिक्स आपने देखा है? नहीं देखा? कभी किसी का भी मेरा यूट्यूब चैनल खोल लीजिएगा, एनालिटिक्स देखिएगा. एक दो बार मैंने फोटो भी शेयर किया. पीपल फ्रॉम ब्राजील, इंडोनेशिया आर एक्सेसिंग माय चैनल. तो मेरे को कैसे पता लगता है? फोन करते हैं, हेलो सर जी बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया. नो, यूट्यूब इसको एनालाइज करता है, कहाँ के लोग हैं. अब अगर मान लीजिए पता लग गया कि मेरे इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो एक्सेस हुआ है वो चाइना से हुआ है, तो इसका मतलब चाइना में कुछ बच्चे होंगे आईसी बोर्ड के जो इसको देख के चीजों को समझ गए, तो उनको भी रिकमेंडेशन अब जाने लग जाएगा. कभी कभी आपको आता होगा नोटिफिकेशन में मेरा रिकमेंडेड वीडियो, या जिसका वीडियो ज्यादा देखते हैं उसका रिकमेंडेड वीडियो आता होगा. हाँ नहीं, लाइक, अनलाइक, कमेंट, नॉन कमेंट जो भी करी बात अलग है. बट ये कैसे यूट्यूब रेकमेंड करता है? कोई आदमी तो बैठा नहीं है. इनका प्रोग्राम, इनका सॉफ्टवेयर इतना भयंकर है, वो देखता है कि सारे वीडियोस के मुकाबले पिछले 15 दिन में किस वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं शॉर्टेस्ट टाइम में. मतलब ये सबको पसंद आ रहा है, ये सबसे अच्छा है अभी तक में, तो ये लोगों को हमको बताना चाहिए. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, ट्रेंडिंग हो जाता है. ओके. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन? आपका जो डेटा होता है चिल्ड्रन बहुत सिंपल हो जाता है. यू हैपन टू अरेंज इट साइंटिफिकली, इट गिव्स मोर एंड मोर यूटिलिटी. नाउ इफ आई एम सीइंग कि मेरे चैनल पे इंडिया में सो कॉल्ड 20 to 30 ईयर्स वाले भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वीडियो लाइक कर रहे हैं. एक बार मैंने आईडी का एक टॉपिक लिया था सीबीएसई में. आप लोग 11th में आईसी में पढ़ते हो, सीबीएसई में 12th में होता है आईडी, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर. बच्चों वीडियो शाम को अपलोड हुआ 7, 7:30 बजे. अगले दिन सवेरे 6 बजे तक उसके लगभग 150-200 वीडियो व्यूज थे. तो मेरे को लगा ये क्या हुआ एकदम से. फिर मैंने एज ग्रुप चेक किया, तो मैंने लिंक किया. जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं बेसिकली, तो उन्होंने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि टाइटल वॉज फॉरेन एक्सचेंज, कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है एंड ऑल दैट. फिर उन्होंने देखा, उनको समझ में आ गया होगा ये फॉरेन एक्सचेंज मैक्रो इकोनॉमिक्स को फोकस करते हुए पढ़ाया गया है. इंडिया के रिजर्व्स वगैरह की बातें इसमें नहीं की गई, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है क्लास 11-12 का. इज दैट क्लियर और नॉट? सर वो हेडिंग देख के आ गए. हेडिंग देख के आ गए, उन्होंने आगे रेकमेंड किया, तो टैबू बन गया एक तरह का. ओके. डिस्टिंक्टिव फीचर्स, आपको पता लग जाता है कि भाई कौन सी चीज ज्यादा सिग्निफिकेंट और कौन सी कम. मान लीजिए आपने हाइट और वेट के ऊपर डेटा तैयार किया. 3 से 4 फीट, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8. और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. क्लास में ऐसे 10 बच्चे हैं, ऐसे 20, ऐसे 6, ऐसे 2 और ऐसा 1 बच्चा.
10 + 20 is 30, 36 + 2 38 + 1 कितना हो गया चिल्ड्रन? 39 स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये डेटा किस काम का है सर? हमारे आपके काम का हो ना हो, टीचर इस बच्चे को NBA भेजेगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, खेलने के लिए, क्योंकि इसका बास्केटबॉल मैच जीतने का चांस ज्यादा है। इनको भी भेजेगा, इनको भी भेजेगा, इनसे कहेगा तुम लोग जाओ और क्रिकेट खेलो, गिल्ली डंडा खेलो। इनसे क्या बोला जाएगा? तुम लोग थोड़ा रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, तब तुमको भेजा जाएगा। तो अलग अलग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आती हैं। तो जब मैंने आपको वो वाला डेटा दिखाया था जिसमें किस क्लास में कितने बच्चे और कितने टीचर्स जा रहे हैं, तो उस क्लास में कैमरे की जरूरत बहुत ज्यादा है। जहां पे बच्चे ज्यादा हैं वहां लड़ाई झगड़ा होने के चांस ज्यादा होंगे। समझ में आ गया? तू मैं के चांस ज्यादा होंगे। वहां पे टीचर से बोला जाएगा मॉनिटर 1 की बजाय 3 बना दीजिए। तो डेटा इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली यूज होता है। गॉट इट? वेल अंडरस्टूड। चलो हम कंपेयर कर सकते हैं डेटा देखकर कि इन बच्चों को तुरंत भेज दिया जाए बास्केटबॉल के लिए, इसको कोच बना दिया जाए कि कुछ करके इनको भी सो कॉल्ड थोड़ा सा एक्सरसाइज कराओ, जिम्नास्टिक करने के लिए भेजो, एथलेटिक्स में तेज करो, दौड़ाओ थोड़ा कॉल अटकने के लिए, ताकि इनकी हाइट थोड़ी बढ़ जाए और ये इंडिया के लिए मेडल लेके आए। क्योंकि वैसे बहुत अच्छे हैं बट मात खा जाते हैं बॉल को डुप करने में। व्हाट इट? कंपेरेबिलिटी वाज द पॉइंट दैट आई एक्सप्लेन्ड। तो झटपट बच्चों ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग लिखकर इन सब को कॉपी डाउन कर लीजिए क्विकली। यस रिलेशनशिप, इसके लिए तो बेस्ट एग्जांपल मेरे पास हमेशा होता है TU एंड MU। पहली कोल्ड ड्रिंक, दूसरी कोल्ड ड्रिंक, तीसरी कोल्ड ड्रिंक, चौथी कोल्ड ड्रिंक, पांचवी और छठी। एक कोल्ड ड्रिंक पी के 10 मिनट की प्यास बुझी, दूसरी वाली से 8, तीसरी वाली से 6। तो पहली कोल्ड ड्रिंक ने 10 का बेनिफिट दिया, दोनों ने 18 का, तीनों ने 24 का, चौथी से कोई बेनिफिट नहीं मिला। और पांचवी से जो कोल्ड ड्रिंक पी थी वो भी कह रही है मैं चली। तो सो कॉल्ड बच्चों रिलेशनशिप पता लग गया आपको। जैसे जैसे TU बढ़ेगा MU पॉजिटिव रहेगा। जब TU मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों तो MU 0, और TU गिरने लगेगा तो MU क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स ना होता तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ना होता, ये एक्सप्रेशन ना होता तो ये रिश्ता क्या कहलाता है आप नहीं बता पाते। गॉट इट? तो रिलेशनशिप लिख के इसको प्लीज लिख लीजिए। -8 कैसे होगा? कहां पे -8? ओ सॉरी, -4 लिखना था, जल्दबाजी में -8 हो गया। चलिए बी क्विक। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया था। नहीं, मैंने आपको स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। स्टैट्स में और भी तरीके होते हैं चीजों को क्लासिफाई करने के। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन व्हाट? ज्योग्राफिकल, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो नंबर्स के फॉर्म में होगा बच्चों तो क्वांटिटेटिव, समझ में आ गया? कुछ सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में होगा तो क्वालिटेटिव। डेट या पीरियड वाइज अगर होगा, ईयर वाइज प्रोडक्शन का डेटा, आपके स्कूल में कहीं पे बोर्ड लगा होगा बड़ा सा, और टॉपर्स के परसेंटेज नेम्स फोटो वगैरह भी होंगे ईयर वाइज, यस और नो? दैट इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल। एंड सो कॉल्ड अगर सिटीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंगली होगा चिल्ड्रन, देन इट इज ज्योग्राफिकल। इसको स्पेटियल भी कितनी बार बोला जाता है। सिंपल और मैनीफोल्ड में सर क्या डिफरेंस होता है? मान लीजिए नंबर ऑफ मेल्स एंड वोटर्स का डेटा दिया जाए, इट इज सिंपल। वोटर्स में मेल्स फीमेल्स दोनों हो, मेल फीमेल में फर्दर ओल्ड एज, अबव 60 एंड लेस देन 60 रिक्लासिफाई कर दिए जाए, अबव 80 बिलो 80 क्लासिफाई कर दिए जाए, तो इट इज कॉल्ड एज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। समझ में आई बात? पक्का? सिंपल में तो बस मान लीजिए दो चीजें आ जाएंगी, लेट अस से वोटर्स एंड यू कैन से मेल या फीमेल, दोनों में से एक। मैनीफोल्ड में वोटर्स आ गए, मेल परसेंटेज कितना है और फीमेल परसेंटेज कितना है। मेल में भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैटेगरीज आपने बना ली, लेस देन 60, 60 to 80 एंड अबव 80। यहाँ पे भी लेस देन 60, 60 to 80 एंड अबव 80। तो ये क्या हो गया?
मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? पक्का? अगर मैं बोलूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे राइस का आउटपुट क्या है, क्योंकि ये ज्योग्राफी के हिसाब से तो इट इज ज्योग्राफिकल, सिंपल है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सिंपल क्लासिफिकेशन। गॉट इट? चलिए, तो ज्योग्राफिकल समझ में आ गया, क्रोनोलॉजिकल इज वेल अंडरस्टूड। तो ये जो पॉपुलेशन सेंसस होता है ना बच्चों, ये डेट वाइज चलता है। सर 2011 के बाद क्यों नहीं आया? हर 10 साल में होता है, 2021 में आना था, कोविड चला आया पहले ही, तो अब ये 2023 में स्टार्ट हो रहा है, काफी जगह पे लोग जाने लग गए हैं। क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन, सॉरी क्वालिटेटिव, लाइक जेंडर क्या है, नेशनैलिटी, शादी हो चुकी है कि नहीं, आई कलर क्या है, अनपढ़ हैं गवार हैं, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्वालिटेटिव। आपके स्पोर्ट्स टीचर ने पूछा, जाओ पर्टिकुलर 11th क्लास के सेक्शन में और पूछ के आओ, हाउ मेनी बॉयज आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन 100 मीटर्स रेस। आपने डेटा तैयार कर लिया, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है 100 में। फिर कहा जाओ ये पूछ के आओ 200 मीटर्स में कौन आएगा, और फिर पूछ के आना 100 into 4 रिले रेस में कौन कौन आएगा। तो आपने 3 अलग अलग कॉलम बनाए और इधर बच्चों के नाम लिख लिए, सबके सामने टिक लगा दिया। तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रेस की बात करें, व्हाट रेस, तो आप पार्टिसिपेट कराने से पहले इन लोगों की स्पीड मीटर पर सेकंड में देखेंगे और मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली अरेंज कर देंगे। जो सबसे तेज दौड़ रहा है उसको चांस पहले दे देंगे आप। फिर इज दैट क्लियर? तो अब क्योंकि ये मीटर पर सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये डेटा हो गया व्हाट? क्वांटिटेटिव। बट सर ने आपके बोला, स्पोर्ट्स टीचर ने, स्लो वाले कितने हैं, मीडियम स्पीड में कितने दौड़ रहे हैं, और फास्ट, इस तरह से नाम लिखो। तो आपने कुछ बच्चों के नाम यहां लिखे, कुछ के यहां लिखे, कुछ के यहां लिख दिए। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वालिटेटिव डेटा। व्हाट? क्वालिटेटिव डेटा। समझ में गया? दो टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, सो एंड सो स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, कैसा क्लासिफिकेशन है चिल्ड्रन? क्वालिटेटिव। अरे उसके 96% मार्क्स आए थे, इट इज क्वांटिटेटिव। समझ में आ गया चिल्ड्रन? चलिए अपडेट कर लीजिए इसको। चलिए, तो सो कॉल्ड, सबको ये समझ में आ गई बात? आपके सामने बच्चों एग्जांपल आ रहा है सिंपल या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन का। मैंने बताया था ना अभी आपको, एक तरफ वोटर्स का कॉलम बना लें, परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल कर लें, तो कौन सा हो जाएगा? सिंपल, जिसमें आप बोल सकते हो 2 वेरिएबल्स ही होते हैं। अब सी ये सिलेबस में लिखा है इसलिए, 3 वाला भी होगा तो कोई बहुत ज्यादा मैनीफोल्ड नहीं है, बट एक टेक्स्ट लिखना था तो लिख दिया। मैनीफोल्ड का मतलब मल्टीपल क्लासिफिकेशन, व्हाट? मल्टीपल। ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो ये बाद की स्टडी है, बट पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं साथ में। नजर आया बच्चों? ये मान लीजिए कि मैंने यहां पे सो कॉल्ड एक बार बनाया, ठीक, यस सर। फिर यहां पे बनाया, फिर यहां पे बनाया, और फिर यहां पे बनाया। इज दैट अंडरस्टूड वेल? सर ये है क्या? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक्स एक्सेस पे हमने सो कॉल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया, सॉरी वाई एक्सेस पे, दिस इज वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस पे ईयर्स लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? ईयर्स। किस ईयर में कितने बच्चे सो कॉल्ड इंडिया में क्लास 12th में पढ़ रहे थे या पास हुए? मान लीजिए 2020, 2021, 2022 एंड 2023। लेटेस्ट से यहां पे लिखा हमने 5 लाख, here it is 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, 25 एंड 30। सर ये कम क्यों गए? यूट्यूबर और ब्लॉगर बन गए जाहिल। तो अब कभी स्टूडेंट ज्यादा और कभी कम है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ईयर को क्लासिफाई किया, ये सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार और बना देते हैं। ये भी बार काफी कह रहा है। हाँ, ये भी बार ग्राफ ही कहलाएगा। नहीं, चलो। इंस्टाग्राम से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 बार ग्राफ साथ साथ बना दिए, तो दिस कुड बी क्लास 10th, दिस कुड बी क्लास 12th। 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड कितने बच्चों ने दिया, तो यहाँ पे मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो गया। क्या बोल सकते हैं? मैनीफोल्ड।
इससे गवर्नमेंट को ये पता लगेगा अगर 10th में इतने बच्चे थे तो 12th में नालायक भाग कहाँ गए, 10th में कम थे तो 12th में ज्यादा कहाँ से पैदा हो गए, 10th में ज्यादा थे तो भागे कहाँ और भागे कहाँ। इज दैट क्लियर? और इसके ऊपर फिर ये भी देखा जाएगा कि आजकल बच्चे डमी स्कूल बहुत ज्यादा जा रहे हैं। सर ये क्या बनाया आपने, ये सब आपके पॉलीगॉन्स और ये सब बनेंगे, बात की बात है, परेशान मत होइए अभी। समझ में आ गई बात, मैनिफोल्ड क्या होता है? चलिए, सो ये देखिए आ गया ना यहाँ पे पॉपुलेशन, उसके बाद कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, इसमें कितने लिटरेट हैं कितने इलिटरेट, कितने डोंट वांट टू स्टडी वाले हो गए मान लीजिए एक और कैटेगरी, यहाँ पे भी कितने लिटरेट और इलिटरेट हैं, कितने मैरिड हैं कितने डाइवोर्स हैं, कितने विलिंग टू मैरी है विलिंग टू डाइवोर्स हैं, नॉट विलिंग टू मैरी नॉट विलिंग टू डाइवोर्स हैं। तो ये सब मल्टीपल में आ जाएगा, तो आप मल्टीपल लिख लीजिए और इसको छाप लीजिए। चलो, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, ये तो मैंने बड़ा ज्ञान दिया था आपको लास्ट लेक्चर में, क्या फिर से ज्ञान दूं इसके ऊपर? तो ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, ठीक है। तो इंडिविजुअल, सीरियल ऑर्डर, सिंपल एरे ऑफ डेटा वगैरह वगैरह ये सब हम कर चुके हैं चलन। तो ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज इंडिविजुअल, व्हाट इंडिविजुअल। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है रोल नंबर एंड मार्क्स, ये भी इंडिविजुअल है बच्चों, रोल नंबर है, व्हाट इट क्लियर, डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये भी इंडिविजुअल है, हाँ व्हाट इट। उसके बाद आपको जो ये नजर आएगा चिल्ड्रन, आपके सामने है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 0 2 घरों में है, एक बच्चा 5 घर में है, एक बच्चा 5 घर में है, सर एक बच्चे 5 हैं। यस, एक एक बच्चे 5 घरों में है। नंबर ऑफ फैमिलीज, 2 बच्चे वाले कितने परिवार है मोहल्ले में? 6, 3 बच्चों वाले 4 और 4 बच्चों वाले 3। सबसे ज्यादा यूट्यूब का खर्चा कहाँ पे होगा बच्चों? ना यहाँ पे, अकेला है ना, ये तो लड़ते मत पिटते रहेंगे दिन भर, शाम को मम्मी 2-4 लात खा जाएंगे कायदे से। लॉजिक समझ में आया? शॉपिंग मॉल का खर्चा कहाँ पे सबसे कम होगा? ये वाले में, ये बच्चे घर ही में घूम टहल लेंगे अपना, एक घोड़ा बन जाएगा, 2 उसकी सवारी 3 उसकी सवारी कर लेंगे, एक टक टक करेगा आगे चल के। तो जहां पे बच्चे परिवार में कम होते हैं वहां पे खर्चे ज्यादा होते हैं भाई। हाँ सिंपल एज दैट होता है, हमने पहना हुआ, ऐसी बात नहीं है, गॉट इट क्लियर। मेरा मोबाइल फोन पुराना होता था, आई यूज्ड टू गिव इट टू माय सिस्टर, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, बट आजकल ऐसा नहीं होता है। 2 बच्चों में भी काफी टाइम पास हो जाता है लड़ाई झगड़े में, बट अगर एक ही बच्चा है तो लड़ाई किससे? मोहल्ले वाले से लड़े तो धारा 307 302 आईपीसी लग जाए उसके ऊपर। ओके, तो इसलिए जितने ज्यादा बच्चे होंगे परिवार में खर्चे उतने घूमने टहलने के आवारागर्दी के कम होंगे। तो दोज हु हैव 2 चिल्ड्रन इन द फैमिली, सभी के भाई बहन होंगे भाई। अब भाई बहन मतलब ये नहीं कि अपने रियल कजन भी होंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो किचन किचन खेल लेंगे, कबड्डी खेल लेंगे, क्रिकेट खेल सकते हैं, अब कुछ नहीं तो लड़ाई कर लेंगे, कम से कम टाइम तो पास हो ही जाएगा। तो ये है बच्चों हमारा डिस्क्रीट सीरीज, ठीक। कंटिन्यूअस इसमें तो ढेर सारा था, आपको पढ़ा दिया गया है, तो मैं इसमें आपका जरा भी बच्चों टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। कैसे निकलती है मिड वैल्यू ये भी बता दिया गया था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट को बोलते हैं L1, आदित्य L1 नहीं, और अपर लिमिट को बोलते हैं L2 डिवाइडेड बाय 2। लॉजिक समझ में आ गया? एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ तो मैं तो एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ना बस। तो 5 + 10 अपॉन 2 इज व्हाट चिल्ड्रन? 7.5। 20 + 15 अपॉन 2 इज व्हाट? समझ में आया? चलिए, एक्सक्लूसिव सीरीज टोल्ड, इंक्लूसिव कर चुके हैं ये हम, ओपन एंडेड बता दिया मैंने आपको, क्लोज एंडेड भी बता दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया था, लेस देन मोर देन, ओजाइव वगैरह कैसे बनता है इसके ऊपर अभी लेक्चर आगे आपको मिलेगा, जहां पे मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उससे आपको सारी सीरीज बनानी सिखाऊंगा कैसे बनेगी, क्योंकि जब आप उसको बनाना सीखेंगे बच्चों तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, पहले तो आपको न्यूमेरिकली सिखाया जाएगा, उसके बाद ग्राफ पे सिखाया जाएगा। हाँ ग्राफ पेपर मिलता है क्लास 11 में। चलिए, गॉट इट चिल्ड्रन? टैबुलर प्रेजेंटेशन, तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव, अच्छा चलिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चिल्ड्रन। अगर आप टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो टैबुलर प्रेजेंटेशन, और अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफिकल, और प्लेन पेज पे अगर ड्रॉ करेंगे तो डायग्रामेटिक। तो बच्चों डायग्रामेटिक और ग्राफिकल इज डिफरेंट, आई रिपीट डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल इज डिफरेंट। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और प्लेन पेपर पे बना रहे हैं तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो खैर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीनों बातें मैंने आपको बता दी।
टेबल के फॉर्म में है तो टैबुलर। अभी थोड़ी देर पहले आपने टीयू और एमयू देखा था, दैट वाज व्हिच फॉर्मेशन चिल्ड्रन? टैबुलर। और आपने इसके ऊपर एक ग्राफ भी देखा हुआ है, मैं फिर से ये ग्राफ आपको दिखाना चाहता हूं बच्चों। रेडी? सब लोग रेडी हैं? आपका टीयू ऐसे बनता था चिल्ड्रन, करेक्ट? और सो कॉल्ड आपका जो एमयू था चिल्ड्रन, ये ऐसे बनता था। हैव आई ड्रॉन इट ऑन अ ग्राफ पेपर? नो, so I'll be calling it as diagrammatic. But if it is drawn on a graph sheet children, we call it as graphical. समझ में आया? पक्का? तो और कुछ बार डायग्राम को उसमें क्लासिफाई कर दिया, लेकिन किसमें? डायग्रामेटिक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बुक का भ्रम है। पता नहीं क्यों ऑथर्स ये बकवास लिखते हैं। सिंपल टेबल कॉम्प्लेक्स टेबल हो सकता है। सिंपल इज दैट सिंपल क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड हो गया। बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड ओजाइव, ये सब क्या है? प्रोवाइडेड ये ग्राफ पेपर पे नहीं बन रहा। अगर ये भी ग्राफ में बनने लग जाए बच्चों तो इट इज ऑल कॉल्ड एज ग्राफिकल। समझ में आ गया? टाइम सीरीज और फ्रीक्वेंसी लाइन ग्राफ को ही ग्राफिक क्यों बोला गया, मैं इसका रीजन भी आपको बताता हूं। क्योंकि ग्राफ में बच्चों आपके जो कॉलम्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, वो फिक्स्ड मेजरमेंट के होते हैं, गॉट इट? एंड टाइम इज ऑल्सो हैविंग फिक्स्ड डोमेन, फिक्स्ड मेजरमेंट। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हर घड़ी में 60 मिनट का ही 1 आवर होता है, 60 सेकेंड्स का ही 1 मिनट होगा, इट कैन नॉट बी चेंज। बार डायग्राम की विड्थ अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, ओके? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय ग्राफिक प्रेजेंटेशन, प्लीज राइट ओनली दिस, नहीं तो बैल बुद्धि टीचर आपके नंबर काट लेंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? डायग्रामेटिक पूछा जाए तो आपको ये लिख के आना है। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, सो इसको बच्चों कॉपी कर लीजिए। तो एक एक करके मैं आपको इन बातों पे ज्ञान देना स्टार्ट करता हूं। कॉपी क्विकली चलो। तो बच्चों एक एक करके इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। सबसे पहले टैबुलर तो आपको आता ही है, TUMU आता था ना आपको, दैट वाज अ सिंपल टेबल, ठीक है? अब यहाँ पे ये है नंबर ऑफ हैंडीकैप्स। हैंडीकैप मतलब स्पेशली एबल्ड, जिनको दिव्यांग बोलते हैं। 1997 में ऑल इंडिया कितने स्टूडेंट्स थे चिल्ड्रन? 136। 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में एंड 2002 में 1132। सर ये CBSE रिपोर्ट क्यों छापता है? ये रिपोर्ट इसलिए छापते हैं ताकि हम ये दिखाएं कि हम इन बच्चों के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं। और बच्चों अंदर की बात आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक इन बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा देता है हर कंट्री को, ताकि ये निग्लेक्टेड ना हो। और इसमें से सो कॉल्ड कुछ ब्रेन्स भी बड़े जीनियस होते हैं, व्हाट इट क्लियर? तो पैसा बाहर से आता है, इंटरनेशनल फंडिंग होती है चल रहा है। और कुछ बाहर की कंपनीज जब देखेंगी, इस 703 बच्चों में 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मिनिमम परसेंटेज वाज 92 एंड मैक्सिमम 98.75% वाला बच्चा भी था, व्हाट इट क्लियर? तो अब क्योंकि ये बच्चा सिर्फ अपने हाथ से लिख नहीं पाता, इसके हाथ में फ्रैक्चर है, या मान लीजिए उंगलियां ही टूट गई, वापस ग्रो अप नहीं कर पाए, कुछ भी रीजन होगा, तो क्या हम इसे आगे पढ़ने ना दें? नो। तो इसके लिए हम सो कॉल्ड कुछ प्रोग्राम्स, इसके लिए कुछ हेल्पर्स लेके आएंगे। और अगर ऐसी रिपोर्ट्स लेटस से अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जापान से कहीं से आ रही हैं और ये टोटल 2% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री हैं, तो फिर ऐसी फैक्ट्री सेटअप की जाएंगी जो ऐसे बच्चों के लिए कुछ आर्टिफिशियल लिम्स बनाए। तो जब डेटा होगा तब तो हम डिसीजन लेंगे ना, डेटा है नहीं तो डिसीजन कैसे ले पाएंगे? तो इसलिए डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात? चलिए, आज की सेवा यही समाप्त होती है।